Hello dear students, welcome to our channel Medico Nursing Classes. Today we are going to discuss about the hyperkalemia. जैसा कि आप सबने देखा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने हाइपोकेलेमिया के बारे में स्टडी किया था। हाइपोकेलेमिया कैसे होता है, कैसे क्या कोज होता है, उसके क्या कौन कौन से कोज है, वो कैसे हाइपरकेलेमिया कोज कर रहे हैं, कैसे वो अफेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से ईसीजी चेंजेज आ रहे हैं, और हाइपोकेलेमिया को मैनेज करने के लिए हमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन है वो करने, उन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है लास्ट क्लास से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसा कि आप सब नोट भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी दिनों से लेक्चर वीडियोस है वो अपलोड किए जा रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि ये यूनिट चल रही है अपनी, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है, बैलेंस है, कैसे इम्बैलेंस है, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की जो यूनिट चल रही है उसको हम धीरे धीरे डे बाई डे हम आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे हमने अब तक देख लिया है कि फ्लूइड उसका कैसे कौन कौन से कंपार्टमेंट में रहता है, किस टाइप का फ्लूइड है, कैसे उसका मूवमेंट होता है, कैसे उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, वो सारा कुछ हमने देख लिया। हाइपर वॉल्यूमिया देखा हमने, हाइपोवॉल्यूमिया कैसे मैनेज करना है वो देखा, ठीक है। ये सारी यूनिट, ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जो हमारे हर बॉडी के सिस्टम को डिजीज कंडीशन, कोई भी डिजीज कंडीशन हो, उस डिजीज कंडीशन के अंदर हर बॉडी सिस्टम के अंदर ऐसी ऐसी कंडीशन है वो डेवलप हो सकती हैं। और ये जो पॉइंट है जो मोस्ट कॉमनली हमारी डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जो प्रैक्टिस होती है उसकी डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर हमारे सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हमें क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। डे बाई डे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सिस्टम्स का स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर डिजीज कंडीशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो बस आप हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस के साथ आप बने रहिए और अपनी तैयारी को फाइन बनाते रहिए। हम पूरी हेल्प करेंगे आपको आपके टारगेट नर्सिंग ऑफिसर जॉब तक पहुंचाने का, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हाइपरकेलेमिया, ठीक है। हाइपरकेलेमिया शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा कि हाइपरकेलेमिया क्या है। हाइपरकेलेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो पोटेशियम का जो लेवल है हमारी बॉडी के अंदर, जो पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है, वो होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल लेवल है पोटेशियम का, ये पोटेशियम का नॉर्मल लेवल, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल लेवल रहता है, हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम का एक नॉर्मल लेवल रहता है, ठीक है। अगर हाइपरकेलेमिया की एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम का जो लेवल है वो 5 मिली इक्विवेलेंट से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाता है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरकेलेमिया, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पोटेशियम का जो लेवल है वो 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाता है, तो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरकेलेमिया। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आई है, ध्यान से पढ़िएगा, सूडो हाइपरकेलेमिया, सूडो हाइपरकेलेमिया। तो सूडो हाइपरकेलेमिया है वो एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, वो हमारे मेथड ऑफ ब्लड स्पेसिमेन या कोई सेल का लाइसिस, मतलब सेल का उनका ब्रेकडाउन, और या फिर जो हमारा जो मेथड था, जिस तरीके से हमने ब्लड विड्रॉ किया था, ब्लड सैंपल लिया था, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। सूडो हाइपरकेलेमिया क्या होता है, सूडो हाइपरकेलेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम्स, विदाउट एनी sign and symptom, without any sign and symptoms, किसी भी sign and symptoms of hyperkalemia, विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरकेलेमिया, मतलब हाइपरकेलेमिया का कोई साइन एंड सिम्टम्स जो पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पेशेंट का जो ब्लड पोटेशियम का जो लेवल है, सीरम पोटेशियम का जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज है, ठीक है। इंक्रीज सीरम पोटेशियम, K+ लिख रहा हूँ, पोटेशियम लेवल हाई, ठीक है, सीरम पोटेशियम का जो लेवल है वो हाई मिल रहा है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है, सूडो हाइपरकेलेमिया का मतलब है कि पोटेशियम ब्लड सीरम के अंदर पोटेशियम का लेवल तो हाई है, लेकिन पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है। पेशेंट कोई भी साइन एंड सिम्टम्स, कोई भी ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है जो इंडिकेट करता हो कि उस पेशेंट को हाइपरकेलेमिया है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, सूडो हाइपरकेलेमिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो कंडीशन क्या कहलाती है, सूडो हाइपर
कैलेमिया कहलाती है। और ये सूडो हाइपर कैलेमिया कोज होने का मेन रीज़न क्या हो सकता है? इसका मेन रीज़न यही है, हो सकता है कि हमने ब्लड स्पेसिमेन लेते टाइम में कोई गलती की होगी, या फिर जो हमने ब्लड स्पेसिमेन लिया था उस स्पेसिमेन के अंदर सारी सेल्स है वो क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है, वो टूट गई। क्योंकि जब भी सेल का ब्रेक डाउन होगा स्टूडेंट्स, जब भी सेल का ब्रेक डाउन होगा, अब देखिएगा, जैसे ही सेल का ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमनली मोस्ट अबंडेंट अमाउंट के अंदर पोटेशियम पाया जाता है। जैसे ही ये सेल टूटती है, जैसे ही ये सेल टूटेगी तो क्या होगा, ये सारा पोटेशियम वो बाहर निकल जाएगा, सारा पोटेशियम वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जब भी आप टेस्ट रिजल्ट शो करेंगे तो उसमें क्या आएगा, हाइपर कैलेमिया। टेस्ट लेंगे, टेस्ट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हाइपर कैलेमिया है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट है वो छोड़ दीजिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हाइपर कैलेमिया के कोज कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो हाइपर कैलेमिया है वो कोज करती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारा है एक्सेसिव इनटेक ऑफ पोटेशियम। एक्सेसिव इनटेक ऑफ पोटेशियम, कि आप किसी भी रीज़न की वजह से या किसी भी आप अपनी डाइटरी सोर्सेज के अंदर क्या कर रहे हैं, पोटेशियम वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ले रहे हैं, कि आप पोटेशियम वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ले रहे हैं, तो वो कंडीशन के अंदर हो सकता है कि पोटेशियम का आपकी बॉडी के अंदर या आपके ब्लड सीरम के अंदर पोटेशियम का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए, ओवर इनटेक ऑफ पोटेशियम कंटेनिंग फूड, ठीक है, आप मतलब जो पोटेशियम रिच फूड है उसका ज़्यादा इंटेक कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है। ठीक है, मेडिकेशन, आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस के ऊपर हो, आपने कुछ ऐसी मेडिकेशंस कंज्यूम कर रखी है, इंजेस्टेड कर रखी है, जो मेडिसिन क्या करती हैं, बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल है वो बढ़ाती है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पोटेशियम स्पेयरिंग के प्लस, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल है स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी कोई हमारा पेशेंट ऐसी मेडिकेशंस के ऊपर है जो मेडिकेशंस क्या कर रही हैं, पोटेशियम को एक्सक्रिएशन को या पोटेशियम के एक्सक्रिएशन को क्या कर रही है, स्टॉप कर रही है, रोक रही है, बॉडी से बाहर नहीं जाने दे रही है, तो वो कंडीशन क्या कोज कर सकती है, हाइपर कैलेमिया, पहला कोज। ठीक है, दूसरा कोज था कि हो सकता है कि हमारा जो पेशेंट है वो अपने डाइटरी सोर्सेज के अंदर उन सारे आइटम्स, उन सारे फूड को यूज कर रहा होगा जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पोटेशियम रिच फूड्स का यूज कर रहा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी जो पेशेंट है उसको हाइपर कैलेमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन है रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम कंटेनिंग आईवी सॉल्यूशन। ठीक है, कि आप रैपिड कंटेनिंग है, रैपिड मतलब जो रैपिड इन्फ्यूजन मतलब पोटेशियम कंटेनिंग है। ठीक है, मान लीजिए आपने रिंगल लैक्टेट है, आरएल है, और नॉर्मल सेलाइन एनएस, नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, इन दोनों आईवी फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है, दोनों क्या है, ये आईवी फ्लूइड्स हैं, ये दोनों क्या है, आईवी फ्लूइड्स हैं। और इन दोनों आईवी फ्लूइड्स के अंदर आप देखेंगे कि दोनों क्या है, आईवी फ्लूइड्स, और इनके अंदर क्या होता है, के प्लस है वो पाया जाता है। अगर आप किसी पेशेंट को जो भी इन्फ्यूजन दे रहे हो उस इन्फ्यूजन के अंदर अगर पोटेशियम है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है और आप उसको बहुत रैपिड मतलब बहुत ही स्पीडली आप पेशेंट को रैपिडली आपने इन्फ्यूज़ कर दिया, जो चीज़ आपको 6 घंटे में एडमिनिस्टर करनी थी पेशेंट को, वो आप कर रहे हो 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर, आप पेशेंट को पोटेशियम कंटेनिंग जो भी आईवी इन्फ्यूजन है वो एडमिनिस्टर कर रहे हो। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट का जो बॉडी के अंदर या सीरम के अंदर जो पोटेशियम का जो लेवल है वो क्या मिलेगा, हमें इंक्रीज मिलेगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप आईवी फ्लूइड्स हैं, पोटेशियम कंटेनिंग आईवी फ्लूइड्स हैं, उनको बहुत रैपिडली ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज कर रहे हो, उस कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखना पोटेशियम कंटेनिंग हम पेशेंट को देते हैं लेकिन फ्लो रेट से देते हैं। फ्लो रेट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर या पर्टिकुलर फ्लो रेट होती है उसकी। अगर आप उसको स्पीड से अगर आप उसको रैपिडली इन्फ्यूज करेंगे हैं उसको, तो हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी और हमेशा सीरम लेवल है वो पोटेशियम का हाई दिखाएगी हमें। लेकिन अगर आप ग्रेजुअली ट्रांसफ्यूज कर रहे हो या फिर जो प्रिस्क्राइब रेट थी उसके उस रेट के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो क्या होगा, पोटेशियम बॉडी के अंदर जाएगा, किडनी काम कर रही है, किडनी काम कर रही है तो क्या कर देगी, जो एक्सेसिव पोटेशियम उसको यूरिन के साथ एक्सक्रिएट कर देगी। तो इस तरीके से जो किडनी है वो क्या करती है, पोटेशियम का बैलेंस है वो मेंटेन रखती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कोज की बात करें, डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रिएशन, कि मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी डिजीज कंडीशन हो गई है जिस कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी से पोटेशियम का एक्सक्रिएशन है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, K+ is not excreted
एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी, नॉट एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी। की पोटेशियम है वो बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन के अंदर नहीं होगा? फर्स्ट वन कंडीशन है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जिसका एग्जांपल था स्पाइरोनोलेक्टोन। स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है। स्पाइरोनोलेक्टोन एक ऐसी मेडिसिन है जो क्या करती है, जो यूरिन आउटपुट को भी बढ़ाती है, लेकिन पोटेशियम के एक्सक्रिएशन को क्या करती है, रोकती है। किडनी के थ्रू जो पोटेशियम का एक्सक्रिएशन हो रहा है यूरिन के साथ, उसको वो क्या करती है, रोकती है। अगर आपका पेशेंट है, उसको आप स्पाइरोनोलेक्टोन के ऊपर आप स्पाइरोनोलेक्टोन आप दे रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि आपके पेशेंट की बॉडी के अंदर पोटेशियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो ये भी एक कोज हो सकता है, क्योंकि बॉडी से पोटेशियम तो बाहर ही नहीं निकल रहा। अब बॉडी से पोटेशियम बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, हाइपरकैलेमिया कोज हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है किडनी डिजीज। मान लीजिए किसी पेशेंट, आपकी किसी पेशेंट को कोई ऐसी किडनी डिजीज है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पा रही है ढंग से, ठीक है। अगर वो ठीक तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो यूरिन है वो नहीं बनेगा, यूरिन के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो बाहर निकलने चाहिए थे वो भी नहीं जाएंगे, जिनका रीअब्जॉर्प्शन होना था वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, मतलब फिल्ट्रेशन। किडनी डिजीज है, उस कंडीशन के अंदर चाहे आप मान लो इसको CKD मान लो, एक ARF, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज, ये आप मान सकते हो। ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर क्या होता है, जो बॉडी जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं करती है, प्रॉपर तरीके से किडनी फंक्शनिंग नहीं करेगी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट की बॉडी है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लेवल है वो इम्बेलेंस होगा। तो हम यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो हम बात कर रहे हैं, हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो यूरिन है उसके अंदर क्या होता है, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, पोटेशियम, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और पोटेशियम का क्या होता है, वहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। तो किडनी अगर किसी भी डिजीज कंडीशन से सफर कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर किडनी क्या करेगी, किडनी पोटेशियम को एक्सक्रिएट नहीं कर पाती है, और बॉडी के अंदर पोटेशियम, सीरम के अंदर क्या होता है, पोटेशियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, एड्रिनल इनसफिशियंसी। इन केस ऑफ एड्रिनल इनसफिशियंसी, ठीक है, इन केस ऑफ एड्रिनल इनसफिशियंसी, एड्रिनल इनसफिशियंसी के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ एल्डोस्टेरोन, लैक ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो कम हो गया। अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या था, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना और पोटेशियम को क्या करना, एक्सक्रिएट करना। अब अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन नहीं है तो क्या होगा, पोटेशियम है K+ है वो एक्सक्रिएट नहीं होगा, पोटेशियम नॉट एक्सक्रिएटेड, नॉट एक्सक्रिएटेड बाय द, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। पोटेशियम वो किडनी के द्वारा एक्सक्रिएट नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर डेफिनेटली है कि अगर जो चीज़ बाहर जानी चाहिए थी वो चीज़ अंदर ही रह रही है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द, नेक्स्ट कोज है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर टू द एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट, इंट्रासेल्युलर टू द एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। पहला है इसके अंदर, इसमें क्या हो रहा है, इस पॉइंट के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो पोटेशियम है उसकी जो मूवमेंट हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है एक्स्ट्रा सेल्युलर, इंट्रासेल्युलर से एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर, ठीक है। इंट्रासेल्युलर से एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब अंदर वाला जो पोटेशियम है वो बाहर आ रहा है, अंदर वाला जो पोटेशियम है वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। अब बाहर आ रहा है तो फर्स्ट वन है टिश्यू डैमेज, फर्स्ट वन है हमारा टिश्यू डैमेज। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, फर्स्ट वन है हमारा टिश्यू डैमेज। मैं मान लेता हूँ कि ये कोई सेल्स हैं, हमारी बॉडी की कोई टिश्यू है, उसके अंदर ये सेल्स हैं बॉडी की सारी, ठीक है। और इन सेल्स के इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर, एज यू नो दैट, कि इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट अबंडेंट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, पोटेशियम, ठीक है। अब मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पर कोई चोट लग जाती है, ये टिश्यू है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया। ये टिश्यू डैमेज हो गया तो क्या होगा, अब देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे फोकस कर लीजिएगा, जब कोई सेल है वो ब्रेक डाउन होगी, टूटेगी, टूटेगी तो क्या होगा, जो भी पोटेशियम है वो आ जाएगा इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट से, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट से आ जाएगा आपके एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेल्युलर
कंपार्टमेंट के अंदर। अब तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर पोटेशियम है वो आ गया, ये सारा पोटेशियम सेल टूटने की वजह से पोटेशियम कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब पोटेशियम बाहर आ गया तो क्या शो करेगा, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन है एसिडोसिस। आगे आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा टिश्यू डैमेज। दूसरी कंडीशन है एसिडोसिस। अब एसिडोसिस के अंदर देखिएगा स्टूडेंट, नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी एसिडोसिस को मैनेज करना होता है, तो हमें क्या होता है, नॉर्मली पोटेशियम में आयन है, पोटेशियम और H प्लस आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या था, पोटेशियम था, K प्लस ही K प्लस है, पोटेशियम ही पोटेशियम भरा पड़ा है सेल के अंदर। तो अगर मान लीजिए सेल के बाहर इस कंपार्टमेंट के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर अगर एसिडोसिस हो रहा है, मतलब H प्लस आयन है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज एसिडोसिस कंडीशन क्या होती है, देख लीजिए। एसिडोसिस की जो कंडीशन है वो क्या होती है, एसिडोसिस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, इंक्रीज H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो गई। सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर अगर सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर एसिडोसिस की कंडीशन है तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम और H प्लस आयन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, H प्लस आयन का एक्सचेंज सेल के, जैसे सपोज इट दोबारा बनाते हैं, देखते हैं। ये सेल बना दी, ये इसमें पोटेशियम है और यहाँ पर H प्लस आयन भरे पड़े हैं, H प्लस आयन, मतलब सेल H प्लस आयन क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या ये कंडीशन क्या शो कर रही है, एसिडोसिस, ये कंडीशन एसिडोसिस शो कर रही है। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखिएगा, मॉनिटर करिएगा यहाँ पे कि अब अगर ये बॉडी को इसको मैनेज करना है, बॉडी को अगर इस एसिडोसिस को मैनेज करना है, कंपनसेट करना है, तो बॉडी क्या करेगी, जो ये वाले H प्लस आयन है वो तो चले जाएंगे अंदर, एसिडोसिस को मैनेज करना है ना, तो H प्लस आयन तो चले जाएंगे अंदर, और जो अंदर वाला जो पोटेशियम है वो आ जाएगा आपके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर, वो आ जाएगा आपके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर। तो जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर वो आएगा तो आते ही क्या हो जाएगी, हाइपरकैलेमिया। आते ही आप देखोगे कि पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। तो ये सारा आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हाइपरकैटाबोलिज्म का मतलब है कि जब टिश्यू का डैमेज होगा, कैटाबोलिज्म की कंडीशन है इसके अंदर क्या हो जाएगा, टिश्यू डैमेज होगा। मान लीजिए कैटाबोलिज्म की कंडीशन है, किसी भी रीजन की वजह से कैटाबोलिज्म बढ़ गया तो टिश्यू का क्या होगा, डैमेज होगा। टिश्यू का डैमेज होगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, सेल्स हैं वो ब्रेक होगी, सेल्स ब्रेक डाउन। अब अगर सेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप देखिएगा सेल्स का ब्रेकडाउन होगा, मैंने यही बताया था कि अगर सेल टूट रही है, अगर तो सेल टूटेगी तो क्या होगा, K प्लस है वो क्या जाएगा, पोटेशियम है वो क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। K प्लस मूव फ्रॉम इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट। तो ये सारे रीजंस हैं। ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है जब भी किसी भी किडनी डिजीज की वजह से, ड्यू टू एनी किडनी डिजीज, ड्यू टू रीनल डिसऑर्डर, ड्यू टू रीनल डिसऑर्डर। अगर किडनी डिजीज है, कोई भी किडनी डिजीज है उस पेशेंट के अंदर, किसी भी किडनी डिजीज की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर कोई किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज क्या करेगी, यूरिक एसिड है वो हाइपर यूरिसीमिया क्या है, इंक्रीज यूरिक एसिड कंसंट्रेशन, यूरिक एसिड इन सीरम या ब्लड, एक ही बात है। ठीक है, सीरम या ब्लड के अंदर जब यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर यूरिसीमिया कहलाती है। हाइपर यूरिसीमिया अगर कोज हो रहा है तो डेफिनेट है कि पेशेंट की जो किडनी है, रीनल है, वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, तो रीनल क्या नहीं कर पाएगी, यूरिक एसिड को भी नहीं भेज रही, साथ के साथ पोटेशियम वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू एनी किडनी डिजीज हो रखी है, उस वजह से पोटेशियम भी एक्सक्रीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोनली
K+ की। पोटेशियम की बात करें तो हो सकता है कि हाइपरयूरेसीमिया की जो कंडीशन है वो जिस कोज की वजह से आई उसी कोज की वजह से हो सकता है कि आपके अंदर आपकी जो पेशेंट की बॉडी है उसके अंदर क्या हो सकता है, पोटेशियम उसका लेवल भी इंक्रीज हो सकता है। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे का पढ़ते हैं। आगे का हम देखते हैं असेसमेंट। पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया की कंडीशन तो अराइज हो गई। अब पेशेंट के अंदर क्या है, हाइपरकैलेमिया हो रखा है। तो हाइपरकैलेमिया है तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, डिफरेंट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स के अंदर हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमारी बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये वो मोस्ट कॉमन टॉपिक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, एसिड बेस बैलेंस है, ये वो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है जो हर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ सारे लेक्चर वीडियोस को अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़िए, मैं डेफिनेट उसका आंसर करूंगा। साथ के साथ अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। साथ के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। पूरा हमारा जो मेडिकल नर्सिंग क्लासेज जो टीम है वो पूरी टीम आपकी तैयारी के अंदर आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आप बस पढ़िए ताकि आप अपने जो भी टारगेट है आपका नर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने का, वो आप अचीव कर सके, ठीक है। हमारी टीम मेडिकल नर्सिंग क्लासेस टीम पूरी हेल्प करेगी आपकी, ठीक है। तो हम देखते हैं असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट की बात करें तो स्टूडेंट देखते हैं कि हाइपरकैलेमिया की कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी के जो भी सिस्टम्स हैं, जो वेरियस सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर चेंजेस। फर्स्ट वन हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर चेंजेस इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया। सबसे पहले हम देख रहे हैं कार्डियो इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन के अंदर क्या होगी, स्लो एंड वीक पल्स मिलेगी आपको, स्लो एंड वीक पल्स मिलेगी, इरेगुलर हार्ट रेट हो जाएगी। पोटेशियम सबसे ज़्यादा कार्डियक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा कार्डियक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है। और पोटेशियम से और कैल्शियम के रिलेटेड जो भी ईसीजी चेंजेस है उनका तो रट्टा मारना है आपने, ठीक है। समझ लीजिएगा, अभी आएगा इसके अंदर, ठीक है। समझना है, याद रखना है, एकदम कंठस्थ करके रखना है, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपरकैलेमिया की कंडीशन के अंदर कौन सी ईसीजी चेंजेस आएंगे और हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो स्लो एंड वीक पल्स मिलेगी इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया, इरेगुलर हार्ट रेट मिलेगी, पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है, और डिसअरिथमिया हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम है वो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है, मोस्टली अफेक्ट। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो डिसअरिथमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से चेंजेज आएंगे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो चेंजेज आएंगे उनमें है, ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की कमी की वजह से वो जो मसल्स हैं हमारी वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से क्या हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो रही है पोटेशियम की तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर को देखना पड़ सकता है। पेशेंट को जो स्केलेटल मसल्स है उनकी वीकनेस अगर बढ़ती रही, टाइमली ट्रीट नहीं किया गया हाइपरकैलेमिया को, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि पेशेंट की जो स्केलेटल मसल्स है वो इतनी वीक हो जाए कि पेशेंट है वो रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन के अंदर भी जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर है तो दो तरह के चेंजेज आएंगे, ठीक है। दो तरह के चेंजेज में फर्स्ट वन है अर्ली स्टेज के अंदर क्या चेंज आएगा, स्टूडेंट देखिएगा। अर्ली स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलेंगे मसल्स ट्विच। मसल्स ट्विच का मतलब हमारी जो मसल्स हैं और जो नर्व्स हैं उनके अंदर ट्विच आएंगे। ट्विच का मतलब है कि ऐसे मूवमेंट्स होते रहेंगे एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम के बाद क्या होगा, ट्विच जो मूवमेंट्स है वो होने लग जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम है वो नर्व कंडक्शन के अंदर भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो मसल्स ट्विच आना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, पेरेस्थीसिया, ठीक है, अबनॉर्मल सेंसेशन, टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन होने शुरू हो जाते हैं, नंबनेस होना शुरू हो जाती है, ठीक है, नंबनेस शुरू हो जाती है। और अराउंड नंबनेस इन द हैंड एंड फिट, नंबनेस मतलब सूनापन, हाथ है वो एकदम धीरे धीरे सूनापन आने लग जाता है, फिट के हाथों के अंदर आ जाता है, पैरों के अंदर आ जाता है, अराउंड द माउथ।
ठीक है। तो ये है इसके अर्ली स्टेज के अंदर। अर्ली स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलेगा इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया, अर्ली स्टेज के अंदर जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में जो चेंजेज आएंगे उनके मसल्स ट्विच आएंगी, जो चेंजेज आएंगे उनके मसल्स ट्विच आएंगी, ठीक है। एब्डोमेन जो पेरेस्थीसिया आ सकता है, क्रैम्प, मसल्स क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेरेस्थीसिया आ सकता है, ठीक है। टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन अराउंड इन द, टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन किसके अंदर, हैंड एंड फिट के अंदर आएंगे, और अराउंड द माउथ, माउथ के आसपास जो रीजन है उनके अंदर आपको देखने को मिल सकता है हाइपरकैलेमिया के केस में, ठीक है। और अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर जो चेंजेज आते हैं इन केस ऑफ लेट स्टेज, लेट स्टेज में जो चेंजेज आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेज है स्टूडेंट्स, याद रखना है। प्रोफाउंड वीकनेस, ठीक है। पहले मसल्स स्क्लेरल मसल्स की वीकनेस हो रही थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको वजह से क्या कोज हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर कोज हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर जो जो मसल्स है, मसल्स के क्रैम्प्स आ रहे हैं, ठीक है, मसल्स ट्विच आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, पेरेस्थीसिया पेशेंट के अंदर हो रहा है। अगर ये सब टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है। असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है। असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब होता है, ठीक है, फिट से, असेंडिंग का मतलब है चढ़ता हुआ, ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो पैरालिसिस है वो फिट से स्टार्ट होगा और मूव अपवर्ड, सबसे पहले फिट, फिर लेग, फिर धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी के अंदर कवर कर लेता है। तो उसे बोलते हैं फ्लैसिड पैरालाइसिस। और फ्लैसिड पैरालाइसिस का असेंडिंग का बोलते हैं, ठीक है। और फ्लैसिड पैरालाइसिस का मतलब होता है मसल टोन है वो चली जाती है, ठीक है, लॉस ऑफ मसल टोन, लॉस ऑफ मसल टोन। और वो उसकी वजह से क्या होता है, मसल्स की जो टोन है वो चली जाती है, ठीक है। तो ये है लेट साइन एंड लेट स्टेज हाइपरकैलेमिया की लेट स्टेज न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में। अगर आप लेट करेंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट के अंदर असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस है वो हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से, कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर आप देखोगे स्टूडेंट्स, इंक्रीज मोटिलिटी, हाइपर एक्टिव बावल, ठीक है, और बायोड जो डायरिया। मोटिलिटी बढ़ेगी और हाइपर एक्टिव बावल होगी, डेफिनेट है कि पेशेंट को डायरिया हो जाएगा, ठीक है। जो इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी बढ़ गई है, हाइपर एक्टिव बावल साउंड है, हाइपर एक्टिव बावल साउंड है, और आपको देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर डायरिया होना शुरू हो चुका है, ठीक है। अगर आप लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो हमें, जब भी हम हाइपरकैलेमिया के केस के अंदर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है, सीरम पोटेशियम लेवल है, वो 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से हमें क्या मिलेगा, एक्सेसिव ही मिलेगा, ठीक है, एक्सेसिव लेवल मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा है असेसमेंट है, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के बारे में बता दिया, असेसमेंट बता दिया, कौन कौन से सिस्टम जो भी हमारी बॉडी के वाइटल सिस्टम्स हैं उनकी हमने बात की यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के अंदर अगर आप बात करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की अगर आप बात करो तो वो है ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया की। हाइपरकैलेमिया के अंदर, हाइपरकैलेमिया के अंदर ईसीजी, कौन कौन से ईसीजी चेंजेज होते हैं, कौन कौन से ईसीजी चेंजेज है वो हो रहे हैं। तो फर्स्ट वन जो ईसीजी चेंजेज है वो है टॉल पीक्ड टी वेव, ठीक है। हाइपोकैलेमिया में टी वेव का इन्वर्जन हो रहा था, टी वेव नीचे की तरफ जा रही थी, टी वेव, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हाइपो में क्या होगी, नीचे, और याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, हाइपो में टी वेव है वो नीचे चली जाती है, ठीक है। और जो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, टी वेव है वो पिंक्ड टी वेव हो जाएगी, ठीक है, ऊंची, दो थोड़े लेंथ बढ़ जाती है। तो ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो टी वेव है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। जूम करके मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये देखिए ये जो कलर है जहाँ पे मैंने डॉट बनाया वो कलर डिनोट कर रहा है किसको, कर रहा है टी वेव को, ठीक है। तो टॉल पिक्ड टी वेव है, देखिए नॉर्मल टी वेव हो वो यहाँ तक ही रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंक्रीज है, ये टी वेव वो क्या हो रखी है, यहाँ पे इंक्रीज हो रखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना है, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन के अंदर जो टी वेव है वो क्या चली जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, और इन केस ऑफ हाइपोकैलेमिया वो नीचे की तरफ चली जाती है, इन केस ऑफ हाइपोकैलेमिया वो चली जाती है आपकी नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट पी वेव, ठीक है। पी वेव है वो क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए
ये देखिए ये तो है अपना नॉर्मल, फर्स्ट सेकंड, 1 सेकंड, ये वाला जो है पोर्शन है वो है हमारा नॉर्मल। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, वो है नॉर्मल ईसीजी, पेशेंट की नॉर्मल ईसीजी है। ठीक है, अब नॉर्मल ईसीजी है ये तो, उसके बाद नॉर्मल ईसीजी में देखिए ये हमारी पी वेव, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये हमारी वेव हो गई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, हाइपरकैलेमिया के केस के अंदर पिक्ड टी वेव, ये देखो ये है पी, 1 सेकेंड, ये तो बड़ा, ये हो गया पी वेव। पी वेव के बाद आ रहा है पी क्यू आर एस। टी वेव देखिए, ऊपर वाले में टी वेव देखिए और नीचे वाले में, मतलब पहला 1 नंबर और इसको लगाते हैं अपन 2 नंबर। तो ये देखो, 1 नंबर में जो टी वेव की जो लेंथ है वो कम है क्योंकि वो एक नॉर्मल ईसीजी की फाइंडिंग्स है, और 2 नंबर वाले के अंदर आप देखोगे तो देखोगे कि जो टी वेव है वो क्या हो गई है, देखो यहाँ से इंक्रीज हो गई है। ठीक है, नॉर्मल यहीं पर रहनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो पीक्ड टी वेव मिलेगी। ठीक है, दूसरा है, दूसरा जो चेंजेज है वो अपना फ्लैट, क्या है, फ्लैट पी वेव। ठीक है, दूसरा जो चेंजेज है अपना वो मिल रहा है अपने को फ्लैट पी वेव। ठीक है, फ्लैट पी वेव में देखो, पी वेव है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती है, फ्लैट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो पी वेव दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, वो धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, उसकी जो जो ये जो कर्व आता है पी वेव के अंदर, ये वाला कर्व धीरे धीरे बिल्कुल कम होना शुरू हो जाता है। थर्ड वन बताता है प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल में देखो तो ये देखो पी क्यू आर एस टी। अब पी आर इंटरवल हो रहा है वो प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पी आर इंटरवल है वो क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है। देखो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर वाली जो नॉर्मल ईसीजी है उसके अंदर देखो पी और आर के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर देखो, और ये वाला आ गया अपना आर। ठीक है, ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ये एक हाइपरकैलेमिया के अंदर चेंजेज आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ऊपर वाली ईसीजी के अंदर आप देखोगे, यहाँ पर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डिफरेंस है, मतलब जो कर्व बन रहा है, देखो, ठीक है, 1 सेकेंड फिर से बना के बताता हूँ। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक है, ये से चली गई तो ये अपना आ गया क्यू आर एस। ये जो क्यू आर एस का जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर बन रहा है ये जो ड्यूरेशन या जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, वाइड हो गई है। ठीक है, नॉर्मल इतनी थी, लेकिन यहाँ पर देखो, इस जगह देखो आप, कितनी डिस्टेंस बढ़ गई है। तो ये बताना चाह रहा है, ठीक है, वाइडन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया है, वाइडन हो गया। ये सारे चीज़ चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ हाइपर कैलेमिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग की पॉइंट। इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया कौन कौन से नर्सिंग की पॉइंट्स आते हैं वो देखिए। ठीक है, नर्सिंग की पॉइंट्स की बात करें तो हमारा नर्सिंग की पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी पेशेंट, आपका जो पेशेंट है जिसके अंदर पोटेशियम की डिफिशियंसी या पोटेशियम का इम्बेलेंस हो रखा है, तो उसका हमें क्या करना है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। जब भी हम किसी हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया, मतलब इनको अगर कंबाइन की बोलें, तो अगर आप किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हो जिस पेशेंट के अंदर पोटेशियम का इम्बेलेंस है, यानी कि पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, उस पेशेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। क्योंकि उस पेशेंट के अंदर, मैंने पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया था, थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया था कि पेशेंट के अंदर जो पोटेशियम है वो कार्डियक एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी आप पेशेंट किसी भी हाइपोकैलेमिया या पोटेशियम डेफिसिट या पोटेशियम एक्सेस वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर के ऊपर रखना है, और कार्डियक डिसरेथमिया को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। उसकी कार्डियक, पेशेंट की कार्डियक एक्टिविटीज़ को हमें क्या करना है, रेगुलर मॉनिटर, क्या मतलब पूरा वॉचफुल हमें उसको
रखना होगा, क्योंकि हो सकता है पेशेंट के अंदर हाइपर या हाइपोकैलेमिया की वजह से कोई भी चेंजेज आते हैं और उन चेंजेज की वजह से पेशेंट के अंदर कार्डियक डिसरथीमिया कोज होगा, और कार्डियक डिसरथीमिया के बाद हो सकता है पेशेंट वो आपका कार्डियक अरेस्ट के अंदर चला जाए। ठीक है, कार्डियक डिसरथीमिया कोज और कार्डियक डिसरथीमिया के बाद हो सकता है कि आपका जो पेशेंट है वो क्या चला जाए, कार्डियक अरेस्ट के अंदर जा सकता है। ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट की वजह से क्या हो सकती है, डेथ। ठीक है, तो ये सारे हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये नर्सिंग की पॉइंट्स है। जब भी आप पेशेंट किसी भी पोटेशियम इम्बेलेंस वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो तो उस टाइम हमें क्या करना है, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर्स रखना है, क्लोजली मॉनिटर करके रखना है, पेशेंट की कार्डियक एक्टिविटीज़ को हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर डिसरथीमिया की कंडीशन अराइज हो रही है, ठीक है, तो उसको इमीडिएटली हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करके उसको ट्रीट करना है। नहीं कर पाए तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाए और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं जिनको हमें मैनेज करना है। आई होप आपको आज की क्लास वो समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।